बेटा हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में एक्सरसाइज 13.1 जो आपके एनसीईआरटी में था, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हमारी हेडिंग पड़ेगी और इस पे हम लोग क्या समझने वाले हैं वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बेटा देखिए, हमें दो इवेंट लेने हैं, ए और बी दो इवेंट होंगे और दोनों रैंडम इवेंट्स हैं। ए एंड बी कैसे इवेंट्स हैं? दो रैंडम इवेंट्स हैं। जस्ट तो बेटा ए एंड बी दो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो रैंडम है। और तो फिर हमें क्या उसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है वो समझते। ठीक है, एक इवेंट हमारे ने हमने ए करवाया, दूसरा इवेंट बी कराया। ये दोनों कैसे इवेंट थे बेटा? रैंडम थे और रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इवेंट हुए। अब देखिए बेटा, हो सकता है कोई एक इवेंट पहले हो चुका हो सकता है कोई दूसरा इवेंट पहले हुआ हो। तो हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि ए इवेंट जो है वो पहले हो चुका है, या ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी में हम एक बार ये मानेंगे कि इवेंट ए पहले हो चुका है। तो मल्टीप्लाई बेटा इसका किससे करेंगे? अब इवेंट बी की बारी है और अपॉन में क्या रहता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा था, अपॉन में वो इवेंट रहता है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, या साइमल्टेनियस अकरेंस ए इंटरसेक्शन बी को बेटा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी। तो अगर इवेंट ए आप पहले कंडक्ट करा रहे हो, बाद में इवेंट बी करा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अपॉन में क्या रहेगा बेटा? ए रहेगा, क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। या फिर बेटा हम दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसका? पी ए इंटरसेक्शन बी। इस बार हमने कहा कि नहीं, पहले इवेंट हम बी कंप्लीट करवा लिए हैं, पहले इवेंट बी हुआ है फिर ए हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन ये बेटा ए अपॉन बी। ठीक है, ये हमारे सामने कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग जरा समझिए। ठीक है, तो अभी तक क्या रहता था देखना, एक और बात कि हम लोग वन माइनस समथिंग से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करते थे, या कुछ भी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रहता था। जैसे पी ए एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए वन माइनस पी ए डैश करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें भी यूज़ होने वाली हैं इसमें। और दूसरी बात ये है कि अब एक क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक हम लोग ये पिक कर रहे हैं कि एक बैग है बेटा, एक बैग में हमारे पास कैसी बॉल्स है बेटा? टू वाइट बॉल हो गई, टू वाइट बॉल हो गई और फाइव ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ है कि टू बॉल्स आर ड्रॉन, टू बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, वन बाई वन विथआउट रिप्लेसमेंट, विथआउट रिप्लेसमेंट। तो ये वर्ड भी आप समझ गए होंगे कि एक बॉल अगर आपने निकाल लिया तो उसको दोबारा आपको रखना नहीं है। तो विथआउट रिप्लेसमेंट हम लोगों ने बॉल को पिक किया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फर्स्ट बॉल पिक की थी आपने वो वाइट थी, फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि टोटल बॉल्स कितनी। तो टोटल बॉल आएंगी बेटा टू वाइट फाइव ब्लैक। तो टोटल बॉल्स जो हैं हमारे पास वो हैं टू प्लस फाइव, टोटल आ जाएंगी सेवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी भी लिखें या डब्ल्यू बी भी लिखेंगे तो भी बात वही है बेटा। इसको हम देखो पी ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं या पी ए बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट हो रहा है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले इवेंट हो रहा है
कि हमने वाइट बॉल निकाली, तो हम आपसे पूछेंगे वाइट बॉल कितनी, तो आप कहोगे सर 2 है, तो उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। ठीक है। एंड बेटा आप जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा हमें ब्लैक बॉल निकालनी, ब्लैक बॉल कितनी है, 5। बट अब बॉल कितनी बची हैं, 6 ही बची, क्योंकि जो मैंने पहले वाइट बॉल निकाली थी वो बॉल मैंने दोबारा रखी नहीं है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, 5 2 10 और 7 6 42, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल थी, सही बात है कि नहीं है। और ये क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, और अपॉन में 6 क्यों हुआ, क्योंकि वाइट बॉल वाला इवेंट पहले ही हो चुका है, वाइट बॉल को सिलेक्ट करने का इवेंट पहले ही हो चुका है, इसीलिए देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/W। तो देखिए आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1। सेम एग्जाम्पल में बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब एक और एग्जाम्पल इसी में लेना है हमें। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, क्या होता कि हमें जो ये बॉल विथआउट रिप्लेसमेंट है ना, अगर इसी क्वेश्चन में विथ रिप्लेसमेंट होता क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में विथ रिप्लेसमेंट होता, मतलब हमें उस बॉल को दोबारा रख देना, हमें उसको अपने साथ नहीं रखना है। तो अब ये नॉर्मल एक क्वेश्चन बन चुका है, आप इस बात को समझते हो कि बिल्कुल अब ये नॉर्मल एक क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें आपको बॉल फिर से उठा के रख दिया। तो अब आप बताओ टोटल बॉल कितनी है, अभी भी टोटल बॉल है 7, टोटल बॉल्स हैं 7। अब आपको सेम वही क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 balls सच दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो आप ये बताओ, अब हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी PW निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 बॉल्स थी, ठीक है, वाइट, टोटल बॉल कितनी 7 मल्टीप्लाई, अब ब्लैक बॉल कितनी है 5 है, अभी भी टोटल बॉल कितनी रहेंगी 7, तो 5 2 जा 10, 7 7 जा 49, इसका आंसर क्या आएगा 10/49। ये हमारा नॉर्मल केस था। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे भी वही चीजें हैं, क्या हो रही है यहाँ पे, अभी भी आप ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल हो रही है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल अपॉन वाइट, जिसमें वाइट बॉल वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, इसमें वाइट बॉल वाला इवेंट जो है ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा कि हम लोग क्या समझ पाए, इस ये जो सेकंड ऑप्शन या सेकंड एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया है, ठीक है, इससे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं। जरा समझिए कैसे बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जरा वो समझो। इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इवेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बेटा दो इवेंट हैं ई और एफ, आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कब माना जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, जब बेटा ई इंटरसेक्शन एफ आप करिए, ई इंटरसेक्शन एफ करिए, और वो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ आ जा रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये दोनों इवेंट कैसे हैं बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, जरा ये भी आप सोचने की जरा सा कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी जब, तो हम लोगों ने एक बात समझी थी यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़ी थी कि ई अपॉन एफ को कैसे लिखेंगे, तो आप ये कहोगे कि ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ लिखेंगे, है ना। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या इससे हम लोग इस चीज़ को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे ना, तो चाहिए कैसे बनाएंगे, देखो जरा सा, दिमाग लगाइए तो थोड़ा सा सोचो। चलो कोई नहीं, अभी माइंड में नहीं आ पा रही बात कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा, वो बेटा अगर इसके इक्वल हम लोग कर पा रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये इवेंट्स कैसे हैं हमारे
इंडिपेंडेंट, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम। तो बेटा इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल इसमें बनाया, इसमें सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि विथ अगर हम लोग रिप्लेसमेंट करते जाएं, जो भी बॉल निकाल ली वो रिप्लेसमेंट करते जाएं, इसका मतलब बेटा जो हमने पहले इवेंट किया कि व्हाइट बॉल निकाली और फिर जो ब्लैक बॉल निकाली, तो ब्लैक बॉल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है व्हाइट बॉल निकालने का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या टोटल बॉल्स अभी भी सेम है, 7 ही है। तो बेटा हम यहाँ पे जो लिखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग व्हाइट बॉल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ब्लैक बॉल व्हेन इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट या इवेंट ऑफ टेकिंग व्हाइट बॉल इज ऑलरेडी अकर्ड। तो बेटा यहाँ पे पी बी अपॉन डब्ल्यू आया, बट हम ये कह रहे हैं कि पी बी अपॉन डब्ल्यू लिखो या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैक बॉल लिखो, यहाँ दोनों बातें तो सेम ही है, यहाँ दोनों बातें तो सेम ही है। इसका मतलब हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला पढ़ रखा था पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ पे अगर हम इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे हैं, जैसे ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, वैसे यहाँ पे भी तो सिलेक्टिंग वाइट बॉल एंड सिलेक्टिंग ब्लैक बॉल भी तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए सेकेंड एग्जाम्पल में। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? पीई लिख सकते हो, ठीक है। पीई इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ आ जाए, अपॉन में क्या आएगा? पी एफ। और ये जो पी एफ और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जब इसको इधर भेजोगे तो हमें सेम यही रिजल्ट मिलेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यही एग्जाम्पल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में जो हमें प्रूव करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, ये याद होना चाहिए। फिर अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बुक का एग्जाम्पल है। एन अर्न, अर्न मतलब बैग होता है बेटा, कंटेन 10 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after other without replacement। बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट में है क्वेश्चन कि आपके पास भाई दो बॉलें निकाली गई वन आफ्टर अदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। दोनों जो निकाली गई बॉल हैं बेटा वो ब्लैक ही होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सोल्यूशन पे आइए इसके। आप बोलेंगे भाई टोटल बॉल्स जो हैं, टोटल बॉल्स आपके पास जो है इस क्वेश्चन में वो है 15, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी है बेटा? 15 है, 10 ब्लैक 5 वाइट। तो एनएस की अगर बात करें, नंबर ऑफ ड्रम्स इन सैंपल स्पेस, कोई भी पर्सन कितनी बॉलें निकालेंगे, अगर उसको दो बॉलें निकालनी तो उसके क्या क्या सैंपल स्पेस में पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है बेटा दोनों ब्लैक निकाल ले, हो सकता है पहली ब्लैक दूसरी वाइट निकाल ले, हो सकता है पहली वाइट दूसरी ब्लैक निकाल ले, हो सकता है दोनों वाइट निकाल ले, यही तो 4 केसेस बन सकते हैं। तो एनएस में कितने एलिमेंट आ गए बेटा? 4 आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो 4 है, ठीक है। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो अभी भी टोटल 15 ही बॉल लेट करके चलना है, बट मैंने आपको ही बताया। अब आप बताओ कि आपको क्या करना है। ये टोटल 10 ब्लैक बॉल्स हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बोथ ब्लैक बॉल अगर निकालें, दोनों ब्लैक बॉल अगर है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले यही तो करोगे कि सबसे पहले आपने एक ब्लैक बॉल निकाल ली 10/15। बेटा रिप्लेसमेंट आपको करना नहीं है, बोला ना कि उसने विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये बॉल बॉल आप रखोगे नहीं, तो अब बॉल कितनी बची बेटा? 14। और 10 ब्लैक बॉल थी, उसमें से एक बॉल आपने ऑलरेडी निकाल ली, तो बॉल कितनी बचेंगी बेटा? 9। तो 90/14 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा बेटा? जितना भी आए वो आप अपना मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा आपका 210। ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यही आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपको ब्लैक बॉल निकालनी थी, टोटल 10 बॉल ब्लैक कलर की हैं और टोटल बॉल्स कितनी? 15, 10/15। जो बॉल निकाली गई वो रखी नहीं गई दोबारा, तो बेटा अब ब्लैक बॉल कितनी बचेंगी बेटा? 9। और टोटल बॉल कितनी बची? 14। 9/14 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा? ये 3 कार्ड हैं, आर ड्रॉन सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक निकाले गए विथआउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड निकाल लिया तो फिर उसको रखा नहीं हमने। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड, तो टोटल कार्ड्स बेटा हमें 52 गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस।
तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं, 26 रेड होंगे बेटा, 26 ही ब्लैक होते हैं। बेटा रेड में भी दो कलर के आएंगे, एक तो बेटा आपका आएगा हार्ट, और दूसरा क्या आएगा बताइए जल्दी से, डायमंड। और इसमें ब्लैक में स्पेड एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब। सारी बातें पता ही हैं आपको। ये भी 13 होते हैं बेटा, ये भी 13, ये भी 13, सबके सब 13 13 होते हैं। अब इसमें फेस कार्ड की अगर हम लोग बात करें, या किंग कितने होते हैं बेटा, 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 किंग, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 एस। एस भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, बाकी 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। तो अब आप देखो ये यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक नंबर, क्योंकि 1 को तो एस कहते हैं, ठीक है। तो अब किसी पर्सन ने 2 किंग निकाले हैं, एक करके, एक बार एक एक करके निकाल रहा है, जिसमें से पहले दोनों कार्ड जो उसने निकाले वो दोनों किंग ही थे। तो टोटल आउटकम कितने बेटा, 52 है। कोई पर्सन केवल पहले क्या क्या निकाल रहा है बेटा, किंग निकाल रहा है, और फिर लास्ट में उसका क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो अगर आप पहले किंग निकालना चाह रहे हो तो आपके टोटल किंग कितने, 4 हैं, और टोटल कार्ड कितने थे, 52 थे निकालते समय, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, ये किंग निकाल के साइड में रख दिया, कार्ड कितने बचे, 51 बचे, किंग कितने बचे, केवल 3 बचे। 3 में से कोई एक किंग सेलेक्ट किया जाएगा, 3 में से। अब बेटा हमें सेलेक्ट करना है एस को, टोटल एस अभी भी कितने हैं बेटा, 4 एस हैं, 4 के 4 एस अभी भी क्वेश्चन में, मतलब कार्ड में रखे होंगे, डेक ऑफ कार्ड में, अपॉन 52 51। तो अब कार्ड कितने बचे होंगे, केवल 50, केवल 50 कार्ड ही अब आपके पास बचे होंगे, और इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 1 जा 4, 13 टाइम्स में, और 2 2 जा 25 टाइम्स में। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 3 2 जा 6, सॉरी 6 मल्टीप्लाई इनका 13 इंटू 51 इंटू 25, यही आपके क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अभी हमें हालांकि कंडीशन, ये इस प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है, बट अभी हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, वो हालांकि यूज हम वही कर रहे हैं, एक इवेंट हो जा रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे देखने को मिल ही रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वैसे ही, बट हम लोगों ने फॉर्मूला यूज नहीं किया, ठीक है। चलिए बताइए सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताओ। चलिए बेटा इसको और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया, इफ ई इज द इवेंट दैट नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो नंबर आएगा बेटा वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, okay? और एंड एफ बी द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज इवन, फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है ये चेक करना है। अब चलिए आते हैं, इंडिपेंडेंट चेक करना है अभी है इसमें। तो देखो अगर कोई एक डाई आप थ्रो कर रहे हो तो आप जानते हो ना सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर आने वाले, 1 2 3 4 5, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल अभी तक। इवेंट ई की बात किया जाए, इवेंट ई में बेटा क्या है, सब नंबर वो हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, तो 3 और 6 नंबर आ गए। इवेंट एफ की बात करें अगर हम लोग, एफ में क्या है, सब इवन नंबर हैं, तो 2 4 6 आ जाएगा, ठीक है। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और ई और एफ बाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ये तो आप इंडिपेंडेंट का क्या केस जानते हो, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो ई और एफ का इंटरसेक्शन लें, और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ आ जाए तो बात बन जाए। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ की अगर प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हो तो पहले तो आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 6 है। अगर 6 कॉमन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने आए बेटा, केवल 1 एलिमेंट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई वो 2 दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ 3 दिख रहे हैं। अब बेटा देखिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये नॉर्मल केस है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ यूज करो भाई, इसको फिर से आप चाहो तो लिखना चाहो तो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट वे है जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब बेटा ये हमारे एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन, तो 1 एन एफ गलत हो रहा है, एन एस होगा ना,
क्योंकि टोटल हमारे कितने हैं, टोटल हैं ये 1/6, ये ई इंटरसेक्शन एफ में आए, ई इंटरसेक्शन एफ। अब बेटा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है। इवेंट ई के लिए क्या लिखेंगे, एन ई अपॉन एन एस लिखेंगे। एन ई की वैल्यू कितनी है आप जल्दी से बताओ, तो आप कहेंगे 2 है, एन एस में 6 आया, 1/3 आ गया। अगर हम एन एफ की पी एफ की बात करेंगे, पी एफ बिल्कुल जैसे हम लोग स्कूल में निकालते थे सेम ऐसे, एन एफ अपॉन एन एस, एन एस। तो अब आप देखो यहाँ पे 3/6, 1/2, ये 1/2 आ। अब मेरे पास सारी वैल्यूज है 9। अब हम सबसे पहले पी इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया, पी इंटरसेक्शन एफ हमारे पास ऑलरेडी है 1/6। और अगर पी ई मल्टीप्लीकेशन पी एफ चेक करें हम लोग, तो वो भी आ जाएगा बेटा 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/6, ये 1/6 आ गया। अब अगर ये दोनों 1/6 इक्वल आ रहे हैं तो लिखेंगे सिंस पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई पी एफ, ठीक है, देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था इंडिपेंडेंट इवेंट का, फॉर्मूला। एक रुकिएगा बेटा, चलिए ठीक है। An unbiased die is thrown twice. Let event A be the odd number on the first throw and B the event odd number on the second throw. Check the independence of the event A and, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं कि एक अनबायस्ड डाई है जो थ्रो किया गया, 2 बार थ्रो किया गया, और ए जो एक इवेंट है वो उसमें ऑड नंबर आ रहे हैं फर्स्ट थ्रो। तो अगर एक ही अनबायस्ड डाई थ्रो किया जा रहा है तो टोटल आप जान रहे हो कि वही 1 2 3 4 5 6 7 यही सब आएंगे, और क्या आएंगे उसमें, है ना। और इसके अलावा एस की बात कर लेते हैं, ये एस है ना मेरे लिए, एस 1 2 3 4 5, और ए बी देन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ए क्या है भैया, तो 1 3 5। बी जो है ऑन द सेकेंड थ्रो, एक सेकेंड, ए बी द ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ओके, बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। अब भैया हमें बनाने पड़ेंगे सेट। ए में क्या क्या आ सकता है जरा देखिए, 1 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, सेकेंड थ्रो से मैं मतलब नहीं, पहले उसमें मुझे ऑड चाहिए। 1 के साथ क्या क्या आ सकता है भाई, 1 के साथ टोटल 1 से लेकर 6 तक नंबर कोई भी आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे ही बेटा अगर हम लोग सेकेंड इवेंट की बात करें, तो ऐसे ही फिर 3 के लिए पिक करेंगे, 3 1 3 2 3 3 ऐसे करके आएगा पूरा, 3 6 तक आएगा। 5 की बात करें तो 5 1 5 2 एंड बाईस, हाँ 2 बार फेंका मैंने, ट्वाइस लाइन ही नहीं पड़ी, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 ऐसे करके 6 तक, टोटल 18 दिख रहा है मुझे, ठीक है, टोटल 18 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही बात है। ऐसे बेटा बी की बात करें अगर, ऑड ऑड नंबर सेकंड रो में हो, तो आप ये देखो कि सेकंड नंबर पे ऑड नंबर हो तो पहले तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब 1 1। अब यहाँ पे बेटा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक है। ऐसे ही फिर आएगा 3 1 3 2 3 3, सॉरी गलत हो गया, 3 अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे रो पहले 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 7, फिर उसके बाद बेटा 5 नंबर है। आप ऐसे कर सकते हो, इसके भी टोटल कितने बन जाएंगे, ऐसे लिखते लिखते आओगे तो बेटा यहाँ पे भी टोटल कितने आ रहे हैं, 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं एनबी में। अगर ऐसे ही आप लिखोगे ना 1 5 2 5 ऐसे कर, यहाँ पे भी टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन बी की बात करो, कॉमन क्या क्या आ रहा है,
तो देखो भाई 1 1 कॉमन है यहाँ पे, जिनमें पहली पोजीशन पे ऑड आ रहा है वो कॉमन आ जाएगा। 1 1 आ सकता है, देखो 1 3 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, ऐसे ही बेटा 3 1 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, और 3 5 आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए 5 1 कॉमन आएगा, दोनों में आएगा, देखो 5 1 आ गया, 5 2 आएगा, 5 1 के बाद 5 2 नहीं, 5 3 आएगा, 5 5 आ जाएगा। यही आ रहा है मुझे तो लग रहा है ना। तो टोटल 9 आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 9, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको निकालना है तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, जितने भी एलिमेंट, दो डाइस फेंके गए तो 36, 9/36, 1/4। यहाँ पे देखेंगे जरा, अगर अब आप पी ए निकालोगे तो एन ए अपॉन एन एस रखोगे आप, तो दो डाइस फेंके गए हैं तो यहाँ पे भी 36 होगा, ऊपर 18 1/2 आ जाएगा। अगर हम लोग पी बी की बात करते हैं, पी बी, तो ये भी हमारे लिए आ जाएगा एन बी अपॉन एन एस, तो ये 18/36, ये भी 1/2 है ना? ये 1/2, 1/2, तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन। आप देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई करना अभी देखना, ये 1/4, ये भी 1/2, 1/2, ये वेरीफाई कर दोगे बस आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है, इसको वेरीफाई करना आपका काम है, कर लेना, और आप यहाँ पे बता पाओगे कि यस ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो क्लास में इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, इसके अलावा फिर हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, क्लास यहीं पेंट करते हैं, बाय।